हेलो लर्नर्स, दिस इज दीप्ति शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। और आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। कॉलेरा, टिटनेस, टाइफाइड जैसी बीमारियों का जो रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम बैक्टीरिया को इस तरह से इंट्रोड्यूस करें कि वो ऐसी खतरनाक बीमारियां फैलाता है, तो ऑब्वियसली हमें लगेगा कि बैक्टीरिया जो है वो एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये बात पूरी तरीके से झूठ है भी नहीं, पर इसका एक और पहलू ये है कि आपका बैक्टीरिया जो है वो एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। जैसे अगर उसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो साथ ही साथ उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जैसे वो हमें बीमारियां फैलाने का काम कर रहा है, उसी तरीके से वो हमारे बहुत सारे कामों में भी मदद करता है। बहुत छोटे छोटे कामों से लेकर बहुत बड़े बड़े कामों में बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर हम बात करें दूध से दही की फॉर्मेशन, आपका एक बहुत सिंपल सा बैक्टीरिया है जो इस चीज में आपको मदद करता है। ऐसे छोटे कामों से लेकर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे बड़े कामों में भी आपके बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको आज पता लग जाएगा कि बैक्टीरिया के किस तरह के डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरह के एडवांटेजेस हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हमें और उसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर लेंगे, उसके टाइप्स के बारे में हम बात कर लेंगे। आज हम बैक्टीरिया को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट, है ना। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। वील गो विद आवर टॉपिक एंड दैट्स बैक्टीरिया। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है बच्चे, वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसी बात को अगर हम इंग्लिश में लिखें कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम 3 शब्दों में इस बात को खत्म कर सकते हैं, दैट बैक्टीरिया इज द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो यानी अगर हम बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसकी सबसे पहली जो लाइन, यानी इसकी जो ओपनिंग लाइन होगी वो यही है कि आपका बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब सबसे ज्यादा पाया जाता है तो सवाल है कि कहाँ पाया जाता है, और इसका जवाब है दैट इट इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यानी हमें इसके बारे में दूसरी बात, ये बात पता लगी कि आपका जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पर पाया जाता है। अब हर जगह से हमारा यहाँ क्या मतलब है? यहाँ इनका हर जगह से मतलब सच में हर जगह ही है। ऐसी जगह जहां हमारी कुल्फी बन जाएगी, हम झुलस जाएंगे, हम गल जाएंगे, पिघल जाएंगे, ऐसी जगहों पर आपका जो बैक्टीरिया है बहुत प्यार से थ्राइव करेगा, सस्टेन करेगा, बढ़िया मजे में जिएगा। जैसे हम इस ऑलमोस्ट एवरीवेयर के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आ पाए कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हम जल जाएंगे, झुलस जाएंगे या गल जाएंगे, पिघल जाएंगे। सी, ये स्नो की लेयर्स के अंदर रह सकते हैं, ये डेजर्ट्स के अंदर चाहे गर्मी कितनी भी हो ये वहां सर्वाइव कर जाएंगे। ये डीप ओशन के अंदर रह सकते हैं जहां और किसी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये ऐसे हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रह सकते हैं, ऐसे गर्म पानी के कुंड में रह सकते हैं जहां हमारी जो स्किन है वो पूरी की पूरी जल जाएगी। ऐसी जगहों पर भी आपको बैक्टीरिया की प्रेजेंस मिल जाती है। यही रीजन है कि आपकी जो एनसीईआरटी है वो ये बात बोलती है कि बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह पाया जाएगा, लगभग हर जगह पाया जाएगा। अच्छा बच्चे, जब भी हम देखो, जब हम बोर्ड्स के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट्स ओके कि हम लोग ऑलमोस्ट भूल जाएं, पर अगर हम कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी में जिन जिन जगहों पर भी इस तरह के वर्ड्स का यूज हुआ हुआ है, जैसे ऑलमोस्ट, नेवर, फ्यू, अ लिटिल, तो इस तरह की चीजें ना उन लाइंस को खुद ही इंपॉर्टेंट बना देती हैं। अब हमने यहाँ पर बोला फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी हर जगह नहीं, लगभग हर जगह पाया जाता है। यानी टिल दिस हम लोगों को 2 बातें पता लगी कि बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह पाया जाता है, लगभग हर जगह पाया जाता है, और हमारे को सबसे ज्यादा मिलने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी और कोई नहीं, बैक्टीरिया ही है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि ये आपका पैरासिटिक भी होता है नेचर में। वर्ड आया बच्चे पैरासिटिक। सवाल ये है कि हम में से इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? चलो अगर जानते भी हैं तो हम इसका मतलब रिवाइज कर लेते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया, हम इसमें से पहले वर्ड निकालते हैं पैरासाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना जो सर्वाइवल है उसे मेंटेन करते हैं। अब या तो ये जो आपके पैरासाइट्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, यानी बॉडी के सरफेस पर, या फिर वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेंगे, यानी इनसाइड दी बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके जो पैरासाइट हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं बच्चे। एक आपके पैरासाइट्स होते हैं एक्टो पैरासाइट्स, और दूसरे होते हैं आपके एंडो पैरासाइट्स। नाम से ही पता लग रहा है, अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं एक्टो, यानी कि सरफेस के ऊपर मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, एक्टो का मतलब ही है बाहरी, है ना। जब हम एंडो के बारे में बात करते हैं तो ये वो बैक्टीरिया या फिर वो पैरासाइट है यहाँ पर जो अंदरूनी आपका पैरासाइट होगा, यानी शरीर के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट को हम एंडो पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक,
यानी हमने बोल दिया कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होता है या फिर किसी और की बॉडी के ऊपर रहकर अपना सर्वाइवल पूरा करता है, पैरासाइट कहलाता है। अगर सरफेस पर है तो एक्टो, अगर अंदर है तो एंडो। पर सवाल ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो अपना सर्वाइवल दे रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग पार्टीज थ्रो करते हैं, हम लोग पार्टीज में जाते हैं, तो जिनके यहाँ पार्टी होती है उनको हम बोलते हैं होस्ट, है ना, और जो जा रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं गेस्ट। यहाँ जो पार्टी थ्रो कर रहा है वो होस्ट ही है, लेकिन जो पार्टी खाने जा रहा है क्योंकि वो अनइनवाइटेड है इसलिए हम उसे पैरासाइट बोल देंगे। पैरासाइट की 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, ये जिसके अंदर अपना सर्वाइवल ले रहा है उसी की लाइफ स्पैन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, अपना न्यूट्रिशन जिससे कंज्यूम करेगा उसी की ग्रोथ को भी रोकेगा। और कई बार आपका ये जो पैरासाइट होता है ये रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज से भी इंटरफेरेंस करता है। ये आपकी 3 चीजें हैं जो आपको पैरासाइट्स के बारे में याद होनी चाहिए। यानी हमें बैक्टीरिया के बारे में अब इसके बाद 3 चीजें पता लग गई। सबसे पहली, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरी, कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह पाए जाते हैं। और तीसरी चीज कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई बार पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, यानी ये किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना सर्वाइवल देखते हैं। ये 3 चीजों के बाद अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बैक्टीरिया के आकार के बारे में बात करें बच्चे, तो आपका जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर आप बैक्टीरिया को 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। इन्हें हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स देखेंगे, उनके नाम देखेंगे, उनके सिंगुलर नेम्स देखेंगे और साथ ही साथ उनके प्लूरल नेम्स भी देखेंगे। यहाँ जो मैं डायग्राम्स ड्रॉ करूंगी ये आपके एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स हैं और उसी के रेफरेंस से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमें इन डायग्राम्स में किन किन चीजों पर ध्यान देना होता है। यानी अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। स्ट्रक्चर को हम हिंदी में आकार बोलते हैं बच्चे। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया के आकार के बारे में, तो इसके ऊपर हमारे जो बैक्टीरिया है उसके आगे 4 अलग अलग ग्रुप्स की फॉर्मेशन हो सकती है। हम लोग एक एक करके चारों ग्रुप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका जो ग्रुप है उसका अगर हम सिंगुलर फॉर्म में यानी सिर्फ एक बैक्टीरिया के बारे में बात करें बच्चे, तो आपका नाम आएगा कोकस। और अगर हम प्लूरल यानी एक से ज्यादा बैक्टीरिया के बारे में यहां बात करें तो आपका वर्ड आएगा कोकाई। ठीक, अगर हम सिंगुलर बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका वर्ड आएगा कोकस। अगर हम प्लूरल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वर्ड आएगा कोकाई। अगर हम बात करेंगे बच्चे शेप के बारे में कि आपके बैक्टीरिया की शेप यहाँ कैसी होगी, तो यहाँ आपके बैक्टीरिया की शेप होगी स्फेरिकल। अगर हमें समझना है कि स्फेरिकल शेप कैसी होती है तो हम इसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हाथों में हम चूड़ी पहनते हैं बच्चे, वो सर्कल है, 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिस फुटबॉल से आप खेलते हो वो 3D स्ट्रक्चर है, वो आपका एक स्फेयर है। जो आपकी छोटी कॉस्को की बॉल है वो आपका एक 3D स्ट्रक्चर है, वो स्फेयर है। अगर आपको किसी भी चीज का आप बीज देखो तो वो आपका 3D स्ट्रक्चर है, वो आपकी स्फेरिकल शेप है। इन द सेम वे अगर आपके बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल है तो आप समझ जाओगे कि ये जो बैक्टीरिया है इसे हम कोकस बोलेंगे। डायग्राम भी देख लेते हैं बच्चे। इसके डायग्राम में उन्होंने एज इन ऐसा कुछ अलग मेंशन नहीं करा है, उन्होंने बस सिंपल आपको इस तरीके के सर्कुलर आपको स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उन्होंने शो कर दिए। इसके अलावा एनसीईआरटी में कोई लेबलिंग या कोई चीज नहीं गिवन है, बस ये इस तरीके के आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स देकर नीचे कोकस लिख दिया है। अब हम बात करेंगे बच्चे दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो दूसरा अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें तो उस हिसाब से जो सिंगुलर नेम आता है वो है बैसिलस। और अगर इसी बैसिलस को हम प्लूरल एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे यानी बहुवचन एस्पेक्ट में बात करें, अगर एक के बारे में ना बात करके एक से ज्यादा बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो वर्ड आपका आ जाएगा बैसिलाई। और अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसे हम बैसिलस या बैसिलाई बोलते हैं, तो अगर हम यहाँ पर शेप डिस्कस करें बच्चे तो आपकी जो शेप आती है, आपका जो बैसिलस बैक्टीरिया है उसकी शेप होती है बच्चे रॉड शेप्ड। अब रॉड शेप्ड है तो इसका डायग्राम एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। आई नो ये बहुत ज्यादा रॉड जैसा लगता नहीं है पर हमारी एनसीईआरटी में इसी तरीके का डायग्राम है। तो नीट के एग्जाम के लिए हमें पूरी तरीके से एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। जो भी एनसीईआरटी बोल रही है सही है, ठीक। देखो ये बहुत ज्यादा रॉड जैसा स्ट्रक्चर है नहीं पर इसके अंदर डायग्राम्स इसी तरीके के दिए हुए हैं। और ये जो आपको बीच में यहाँ पर एक गोला दिख रहा है ना, इस गोले को उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि ये क्या है, हमारे स्पोर। आपकी इंग्लिश मीडियम बुक्स के अंदर यहाँ पर इस लेबलिंग को कहा हुआ है स्पोर, और जो हिंदी की बुक्स हैं उसके अंदर इस गोले को हमने बोला हुआ है बीजाणु। यानी आपके जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनके बॉडी के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन भी होती है। इस तरीके के डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे।
ऐसे ही अगर मैं स्ट्रक्चर पर बात करूं और तीसरे बैक्टीरिया को डिस्कस करूं तो सिंगुलर फॉर्म में उसका नाम आएगा स्पाइरिलम। इसका नाम आएगा स्पाइरिलम। और अगर बच्चे इसी बैक्टीरिया को हम बहुवचन के रूप में देखें, यानी हम यहाँ एक से ज्यादा बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो आपका वर्ड आता है स्पाइरिला। और इसकी शेप को याद रखना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इसके नाम जो है वो इसकी शेप के ऊपर ही बेस्ड है। कैसे? ये स्पाइरल शेप्ड होते हैं। अब यहाँ पर बच्चे हमने बोल दिया स्पाइरल शेप्ड होते हैं, सवाल ये है कि स्पाइरल है क्या। आज के टाइम में हम लोग अपनी वो जो क्लासमेट की नोटबुक्स लेते हैं बच्चे, उसमें से गोल घूमी हुई वायर होती है ना, वो जो गोल घूमी हुई वायर है वो और कुछ नहीं, वो आपका क्या है, स्पाइरल शेप है। ठीक है, तो उस शेप का अगर आपके पास बैक्टीरिया होगा तो उसे हम बोलेंगे स्पाइरलम। प्लूरल एस्पेक्ट में बात करोगे तो स्पाइरेला, शेप के बारे में बात करेंगे तो स्पाइरल शेप, और डायग्राम के एस्पेक्ट में बात करेंगे तो इस वाले बैक्टीरिया को भी हम एनसीईआरटी के रेफरेंस में ही डायग्राम देखेंगे। कुछ इस तरीके का डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, ऐसा सा डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, और दोनों तरफ ना इन्होंने ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकाले हुए हैं। ठीक, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन्होंने निकाले हुए हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन्होंने निकाले हुए हैं, एनसीईआरटी में इन्होंने इसको क्या लेबल करा हुआ है, ये है फ्लैजिलम। इसी लेबलिंग के साथ हम समझ लेते हैं बच्चे कि फ्लैजिलम क्या होता है। जैसे हमारे पास पैर हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, या फिर हम कह लें कि हमारी जो लेग्स हैं वो हमारी लोकोमोटरी ऑर्गन है, इन द सेम वे यहाँ बैक्टीरिया के पास ये जो फ्लैजिलम प्रेजेंट है, ये इसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। यानी यहाँ पर ये जो फ्लैजिलम है, यहाँ पर ये लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। जैसे फ्लैजिलम है, इसी तरीके से आपका सीलिया भी एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। सीलिया का जो साइज है वो फ्लैजिलम के कंपैरेटिवली छोटा होगा, लेकिन जब भी सीलिया प्रेजेंट होंगे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो नंबर ऑफ सीलिया जो होंगे वो हमेशा फ्लैजिला के कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे। यानी सीलिया का साइज छोटा है, फ्लैजिला का साइज बड़ा है, सीलिया नंबर में ज्यादा होंगे लेकिन फ्लैजिला नंबर में कम होंगे। फंक्शन पर बात करें तो दोनों का ही फंक्शन क्या होगा आपका, दोनों का ही फंक्शन लोकोमोशन का होगा। और स्ट्रक्चर पर बात करें तो दोनों के ही स्ट्रक्चर थ्रेड या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो अगर हम फोर्थ बैक्टीरिया जो डिस्कस करेंगे, आपका उसका सिंगुलर फॉर्म में नाम होता है विब्रियम। ये बड़ा अटपटा अजीब अतरंगी सा नाम है, विब्रियम। ठीक, और इसके अगर हम प्लूरल पर बात करेंगे, अगर हम इसी बैक्टीरिया के बहुवचन के आधार पर बात करें तो वर्ड आता है आपका विब्रिया। और शेप जो है, शेप से हम सब के सब बहुत अच्छे से वाकिफ है, हमने कई बार ये वर्ड सुना है, बल्कि इंग्लिश में हम लोग इसे हर दूसरे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। शेप है आपकी कॉमा शेप्ड। आपका बैक्टीरिया अगर कॉमा शेप्ड है तो उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को हमने नाम दिया हुआ है विब्रियम। आप ये याद करिए कि आपने ऐसा कोई बैक्टीरिया सुना है क्या जिसके नाम के आगे विब्रियो या विब्रियम जैसा कुछ लगता हो। अब शेप बनाने के लिए अगर वही सेम बात हो गई, एनसीईआरटी के रेफरेंस से डायग्राम लेंगे, और यहाँ पर आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। बहुत ज्यादा कॉमन जैसा तो ये भी नहीं दिखता, पर आपके एनसीईआरटी में इसी तरीके के डायग्राम्स हैं तो हम इसी का रेफरेंस लेंगे। यानी अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पर बात करें तो आपका जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर आपके बैक्टीरिया 4 तरीके के हो सकते हैं, और हमने उन सभी के नाम और उनकी शेप्स को हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार फटाफट से रिविजन करेंगे और फिर अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इन्होंने स्फेरिकल बैक्टीरिया के बारे में बात करी, नाम इन्होंने दिया कोकस और कोकाई। अगर हम बात करें रॉड शेप बैक्टीरिया के बारे में, इन्होंने नाम दिया बैसिलस और बैसिलाई, और जिस लेबलिंग का हमें ध्यान रखना है वो है स्पोर। अगर हम तीसरे बैक्टीरिया के बारे में बात करें, शेप है स्पाइरल शेप, नाम है स्पाइरलम या स्पाइरेला। और इस अगर हमें डायग्राम में किसी चीज का ध्यान रखना है तो हमें ध्यान रखना है इस लेबलिंग का जिसे हम बोल रहे हैं फ्लैजुलम। और लास्ट आपका अतरंगी बैक्टीरिया विब्रियम विब्रिया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया है, और डायग्राम्स कुछ इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में गिवन है। यानी अभी तक आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैं जानबूझ के सारे पॉइंट्स बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको काफी कुछ, लगभग जिस तरीके से आपका बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाया जाता है, आपको लगभग सारे पॉइंट्स जो है वो याद हो जाए। सबसे पहला पॉइंट यही था कि बैक्टीरिया आपका सबसे ज्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात, ये लगभग हर जगह पाया जाता है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी, बैक्टीरिया कभी कभी पैरासिटिक मोड में भी होता है। और उसके बाद हमने बैक्टीरिया की 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। अब इतना सब पढ़ने के बाद आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है कि अगर हम बात करें बच्चे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो काफी सिंपल है। या तो आपका बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है, या फिर आपका बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप्ड है, या स्पाइरल शेप्ड है, नहीं तो कॉमा शेप्ड है। यानी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए हम एक बहुत सिंपल सा वर्ड लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सरल प्रकार का है, सिंपल है। पर बात आती है जब बैक्टीरिया के बिहेवियर की,
हमने अभी ऊपर एक बात करी थी कि आपका बैक्टीरिया हर जगह पाया जाएगा। जिस जगह पर हालात बदतर से बदतर होंगे, जिन जगहों पर हम जाने या रहने की सोच भी नहीं सकते, वहाँ आपके बैक्टीरिया मज़े से गोते लगा रहे होंगे। तो ये बिहेवियर जो है, ये बिहेवियर तो अतरंगी हो गया। अब अतरंगी तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम लिखेंगे कि जो आपका बैक्टीरिया है, उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। अब स्ट्रक्चर अगर सिंपल है, जब उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, तो उसका बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स कैसे? कोई ना कोई चीज तो उसके शरीर के अंदर होगी ना, जो उसको कॉम्प्लेक्स बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए मदद कर रही है। सवाल है क्या, और जवाब है इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, अगर मान लो आप लोगों को इस चीज का मतलब नहीं भी पता है तो फिक्र की कोई बात नहीं, हम इसके बाद अभी इस चीज को डिस्कस करके इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। समझना आपको यह है कि इसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है बच्चे, वो है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब हो गया भयंकर। अगर आप लोगों की भाषा मेरी भाषा में बात करें, तो अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है भयंकर। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है वो इसकी भयंकर है, और यही रीजन है कि इसका बिहेवियर जो है वो क्या है, अतरंगी है। अब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? वर्ड आ गया मेटाबॉलिज्म। ठीक, मेटाबॉलिज्म जो है बच्चे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट प्रॉपर्टी भी होती है। जिन लोगों ने क्लास 11th का पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक, मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस के सम टोटल को हम क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, और ऐसा कोई नॉन लिविंग नहीं जिसके अंदर आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। यही वजह है कि मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यानी अब यहां से आपको ये बात पता लग गई कि शरीर के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और आपने इसलिए पिछले पॉइंट में ये देखा कि बैक्टीरिया के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भयंकर हैं। यानी अलग अलग पता नहीं न जाने कितने प्रकार की आपको केमिकल रिएक्शंस बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब हम लोगों ने तीन चीजें डिस्कस करी यहाँ पर, कि सबसे पहली बात हमने करी कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है सिंपल। अगर हम बात करें उसके बिहेवियर के बारे में तो बिहेवियर है कॉम्प्लेक्स। और अगर हम बात करें उसके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के बारे में तो आपके बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, यानी आपके बैक्टीरिया के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी है, एक्सट्रीम है, एक्सटेंसिव है। विद दिस आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। अब अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम कोई चीज समझ रहे हैं तो हमें पहले उसका मतलब पता होना चाहिए। बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि आप अपने आहार को किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर लेते हो, इस चीज को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। आधा मैं लिख रही हूँ, आधा मेरा टॉप लिख रहा है, इस चीज को रब कर लेते हैं हम। सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बच्चे बात करें तो आपका बैक्टीरिया जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक आपका है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं। मैं जानती हूँ आप में से ज्यादातर सभी बच्चे इन चीजों का मतलब जानते होंगे, पर फिर भी हम लोग इन्हें एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि रिविजन हो जाए। आपके दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, और एक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का मोड होता है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बना रहा है, यानी वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल है। वो अपने शरीर की जितनी भी खाने को लेकर जरूरतें हैं वो अपने आप से पूरी करता है। यानी आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे, यहाँ पर हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये बात जानते हैं, अगर हम क्लास 6, 7, 8 तक बात करें बच्चे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। पर जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में आते हैं बच्चे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भी आपको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक तो है बच्चे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये चीज हम जानते हैं फोटोसिंथेटिक बोल रहे हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर आपके प्लांट्स, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स खुद से फुलफिल करते हैं, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन हायर क्लासेस में अब हमने एक और तरीके का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा है, और उसका नाम है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
हो सकता है कि ये जो टॉपिक है ये आप बच्चों के लिए थोड़ा-सा नया हो, इसे हम थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये वाली चीज़ जो है वो क्लैरिफ़ाई हो जाए। जब बच्चे हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है लाइट एनर्जी का, और लाइट एनर्जी की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज़। अगर हम बात करते हैं बच्चे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पर जो एनर्जी आपकी इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है केमिकल एनर्जी। और यहाँ पर जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हो खाने की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, वो आपके होते हैं बच्चे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। यहाँ पर आपका थोड़ा-सा केमिस्ट्री का टर्मिनोलॉजी आई। हम जानते हैं बच्चे कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स वो सबस्ट्रेट होते हैं जो कार्बन से बने होते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स वो हो गए जिसके अंदर कार्बन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि नाइट्रेट, है ना? जैसे कि अमोनिया। तो इस तरह के इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चे, ये जो आपके कीमोसिंथेटिक आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो, इसके अंदर इस तरह के इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जब हम इन इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इनसे होती है बच्चे रिलीज एनर्जी, और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि यहाँ पर कीमोसिंथेसिस हो गई। जैसे फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी की मदद से खाना बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं, उसी तरीके से केमिकल एनर्जी की मदद से अगर आप किसी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी रिलीज करवा लो, तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी बैक्टीरिया के ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको दो टाइप्स देखने को मिलेंगे, एक फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके बाद आगे चलते हैं, और हम लोगों ने एक और टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर देखा था, और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए ऊपर डिपेंडेंट हो। और ये जो हम बोल रहे हैं कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऑब्वियसली खाना जो है वो प्लांट्स ही बना रहे हैं, ठीक है? तो जो आपके हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं या हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके प्लांट्स के ऊपर अपनी फूड रिक्वायरमेंट को लेकर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं बच्चे डायरेक्टली, इसका मतलब हो गया कि ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं ये हैं हर्बीवोर्स। ये सीधा आपके प्लांट को ही कंज्यूम करके अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेंगे। अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यानी यहाँ हम कार्निवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे, और हर्बीवोर्स इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे थे। यानी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को लेकर डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया के अंदर आपको सभी तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। आपको फोटोसिंथेटिक भी मिल जाएगा, कीमोसिंथेटिक भी मिल जाएगा, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको जो बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा वो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ये अपना खाना ज्यादातर खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आज की क्लास का हमारा लास्ट एक ऐसा टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करके छोड़ दूंगी, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका वीडियो का पार्ट 1 हो गया बैक्टीरिया का, और हम बैक्टीरिया का पार्ट 2 भी इसमें अभी आगे ऐड करेंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो में आपकी बैक्टीरिया की सभी चीजें कवर नहीं हो पाई हैं। जो नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करना है वो ये है कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया जो है बच्चे वो आगे दो टाइप का है। एक आपका बैक्टीरिया होता है आर्के बैक्टीरिया, और दूसरा आपका बैक्टीरिया होता है यू बैक्टीरिया। ठीक, अब इनके दूसरे नाम भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ बच्चे। आर्के बैक्टीरिया का दूसरा नाम है स्पेशल बैक्टीरिया, और अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया के बारे में, तो आपका यू बैक्टीरिया जो है वो है ट्रू बैक्टीरिया। अब कोई तो वजह होगी ना कि आर्की बैक्टीरिया को हम स्पेशल बैक्टीरिया बोल रहे हैं, है ना? कोई तो रीजन होगा कि यहाँ पर यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कह दिया, लेकिन आर के बैक्टीरिया को स्पेशल बैक्टीरिया बोल रहे हैं। यानी इन बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसा खास होता होगा जो इन्हें स्पेशल बैक्टीरिया बना रहा है। बस इसी बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। हम अपने आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया वाले टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। बाय दिस वीडियो यू केम टू नो कि आपका जो बैक्टीरिया के इंट्रोडक्टरी जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपके सारे आज कवर हो जाते हैं। हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात कर ली है। अब हम उसके टाइप्स जो है ये आपके स्पेशल बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, पढ़ते रहो गाइस।